आज हम लोग जानने वाले कि आप लोग की क्रश की आंखों में आप लोग को आखिरकार दिखाई क्या देता है। दैट मीन्स आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। एंटायर चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अंडर 30 मिनट्स। सो लेट्स बिगिन। तो ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जिससे जानने वाले हैं हम लोग कि आज तुम्हारी क्रश की आंखों में तुम्हें क्या दिखाई देता है। अगर मैं बात करूं बच्चा पट्टी, तो यहाँ पर अगर तुम सिर्फ क्रश की आंखों में देखते हो ना तब तुम्हें तीन चीजें यहाँ पर दिखाई देती है। सबसे पहला होता है कॉर्निया, जो कि एक आउटर पार्ट होता है हमारी आईज का। अगर मैं बात करूं इरिस की, तो ये इरिस की वजह से ही तुम्हारी क्रश की आंखें ब्लू कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है या फिर ग्रीन कलर की होती है। एंड उसके अंदर एक छोटा सा होता है प्यूपिल, इस तरीके का ब्लैक कलर का आप लोग को प्यूपिल दिखाई देता है। अब हम इन सारी चीजों के फंक्शंस जान लेते हैं कि कॉर्निया क्या करता है, प्यूपिल क्या करता है और इरिस क्या करता है। तो कॉर्निया बच्चा पार्टी एक आउटर मोस्ट सरफेस होता है, हमारा एक ट्रांसपेरेंट सरफेस होता है जो कि लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करवाने का काम करता है। कॉर्निया के बाद आता है इरिस, जो हमारी आईज का कलर, क्रश के आईज का कलर इरिस की वजह से ब्लैक, ब्राउन, ब्लू होता है। प्यूपिल की बात करें तो ये इरिस कंट्रोल करता है प्यूपिल की साइज को। अब यार देखो, ये प्यूपिल की साइज समटाइम्स हमारी छोटी भी हो जाती है और समटाइम्स बड़ी भी हो जाती है। कैसे? अगर मैं बात करूं कि अगर हम लोग सिनेमा हॉल्स में जाते हैं तब बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, तब हमें रोशनी की जरूरत होती है, वहां बहुत कम लाइट प्रेजेंट होती है, तो हमारा इरिस क्या करता है, प्यूपिल की साइज को इनलार्ज कर देता है। और अगर मैं बात करूं कि जिस तरीके से अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूं, तो मेरे सामने काफी ज्यादा लाइट्स है, तो इस समय मेरे इरिस ने मेरे प्यूपिल की साइज को छोटा कर दिया, क्योंकि मुझे ज्यादा लाइट्स की जरूरत नहीं है, मेरे पास आउटर में ज्यादा लाइट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है लेंस। हाँ जी, हमारी आंखों में भी एक लेंस ऑलरेडी फिट होता है। ये कौन सा लेंस होता है? ये कॉन्वेक्स लेंस हमारा होता है। क्या काम करता है? जितनी भी लाइट रेज आ रही है उसको एक पॉइंट पर यहाँ पर कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, तो लेंस क्या काम करता है? कन्वर्ज करने का काम करता है कॉन्वेक्स लेंस। ये जो हमारी आंखों में लेंस लगा होता है ना, ये यार दूर की चीजें भी देख पाता है और पास की चीजें भी देख पाता है। फिर ऐसे कैसे पॉसिबल है यार? तुम जब अपनी क्रश बहुत दूर खड़ी होती है वहां से भी तुम पहचान लेते हो, वो जब तुम्हारे पास आती है तब भी तुम पहचान लेते। ऐसे कैसे पॉसिबल है? जस्ट बिकॉज ऑफ सिलेरी मसल्स। ये सिलेरी मसल्स क्या करता है बच्चा पार्टी, हमारे लेंस की साइज को बड़ा और छोटा दोनों कर देता है। ये कभी कभी बड़ा खींचता है अपने आई लेंस को और कभी कभी ये सिकुड़ जाता है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स दोनों यहाँ पर होता रहता है। अब अगर आगे बात करें हमारे पास, तो यहाँ पर होता है रेटिना। रेटिना क्या होता है? कि स्क्रीन होता है जहां पर हमारी इमेजेस फॉर्म होती है। अब ये रेटिना कैसे काम करता है? रेटिना के अंदर होता है लाइट सेंसिटिव सेल्स, जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं और देन ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर देता है। देन उसके बाद ये जो ऑप्टिक नर्व दिख रहा है ना बच्चा बट, ये ऑप्टिक नर्व तक सारे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हमारे आते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं, और ये ऑप्टिक नर्व क्या करता है? सभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हमारे ब्रेन तक ट्रांसफर कर देता है। देन ब्रेन से हमारे पास जवाब आता है कि हाँ, जो भी पर्टिकुलर इमेज बन रही है उसको शो करो रेटिना पर, एंड देन हमारे पास हमें एक फाइनली तुम्हारी क्रश की इमेज दिखाई देती है हमारी रेटिना पर। तो ये रेटिना का भी फंक्शन आप लोगों ने जान लिया है। अब एक बात करूं, ये कॉर्निया और हमारे लेंस के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। अब एक्वस ह्यूमर क्या होता है बच्चा बाटी? एक फ्लूइड होता है जिससे हमारे आईज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है एंड साथ ही साथ ये मदद करता है हमारी रेटिना पर इमेज फॉर्म करने। एक और फ्लूइड होता है हमारे लेंस के बाद और रेटिना तक, एक और यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ होता है जो कि होता है विट्रस ह्यूमर। तो ये दो फ्लूइड्स भी आप लोग को अच्छे तरीके से याद रखना है। अब ये ह्यूमन आई का पूरा स्ट्रक्चर आप लोग को समटाइम्स बनाने को दिया जाता है, तो अच्छे तरीके से अपने क्रश की आंखों को डीपली स्टडी कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ इनके फंक्शंस और लेबलिंग भी अच्छे तरीके से आने चाहिए। अब मैंने तुम लोग को यार एक और चीज बोली थी कि अगर मैंने इस पेन को यहाँ रख दिया है, ठीक है, तब भी मुझे ये पेन दिखाई दे रही, और इसको अगर मैंने यहाँ रख दिया तब भी मुझे ये दिखाई दे रही। अगर तुम्हारी क्रश दूर खड़ी होती तब भी तुम्हें दिखाई देती है, एंड अगर पास आ जाती तब तो मन में लड्डू फूटते, पर तब भी दिखाई तो देती। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो यार बच्चा बेटी, ये पॉसिबल है हमारे सिलेरी मसल्स के थ्रू, क्योंकि वो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती है। मैं बात करूँ कि क्रश तुम्हारे बहुत पास आके खड़ी हो गई है, तब क्या होगा? थोड़ा सा गलत वो लिखा हुआ है तो आप लोग इसको इग्नोर कर दीजिएगा। यहाँ पर आना चाहिए रिलैक्स मसल और नीचे आना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट मसल। तो आप लोग थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रखते हुए चलिएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारा जो आई बॉल होता है वो छोटा और मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ कम हो जाती है। जब ये सिलेरी मसल्स हमारी रिलैक्स हो जाती है तो आई लेंस हमारा बड़ा हो जाता है, फोकल लेंथ हमारी बढ़ जाती है। ये देखिए, तो सी फार ऑब्जेक्ट, अगर आप लोगों की क्रश दूर खड़ी होगी तो सिलेरी मसल रिलैक्स हो जाएगी, आई लेंस थिन हो जाएगा और हमारी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, एकदम से तुम्हारी अगर क्रश सामने आ चुकी है तब क्या होता है? सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, हमारा आई लेंस छोटा और मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है और फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। इसी चीज को हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, जिससे हम लोग दूर का और पास का देख पाते हैं। ये काम कौन करवाता है? हमारा सिलेरी मसल, जो कि हमारी फोकल लेंथ को डिक्रीज और इंक्रीज दोनों चीजें कर देता है।
देता है। इस पूरे फिनोमेना का नाम होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। दिस प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच सर्टेन मसल्स कॉल्ड सिलेरी मसल्स फंक्शन टू चेंज द फोकल लेंथ of the eye so that the image is clearly formed on the retina is called accommodation of eyes। ठीक है, तो हम इसकी वजह से दूर का और पास का देख पाते हैं just because of focal length। ज्यादा फोकल लेंथ होती है, ये कौन करवाता है? सिलेरी मसल्स हमारे यहाँ पर करवाते हैं। आगे हम लोग बच्चा पार्टी बात करें कि मैं कितनी दूर तक का देख पाती हूँ, तो अगर मैं बात करूँ कि मैं इन्फिनिटी तक का देख पाती हूँ, जहां तक तुम्हारी आँख देख पा रही है वहां तो मैं इन्फिनिटी तक का देख पाती हूँ। और मैं कितनी पास तक का देख पाती हूँ? देख, ह्यूमन आई हमारी सिर्फ 25 सेंटीमीटर तक पास तक देख पाता है। इससे ज्यादा अगर आप लोग पास करने लग जाएंगे तो आप लोग देख अच्छे से नहीं पाएंगे। तो आप लोग को याद होना चाहिए दोनों चीज। अच्छा, समटाइम्स क्या होता है, हम बहुत ज्यादा पास इस तरीके से फोन रख के चला रहे होते हैं एंड हमारी आंखें खराब हो जाती है। ठीक है, कैसे खराब हो जाती है कि हमें दूर का नहीं दिखता। ये किस वजह से होता है? हाँ, उसी वजह से कि तुम फोन इस तरीके से घुस के इस तरीके से चला रहे होते हो। ठीक है, इसीलिए तुम्हें दूर का नहीं दिखता है, इनफैक्ट ब्लैक बोर्ड भी नहीं दिखता है। तो अगर कोई पर्सन ऐसा होगा तो उसको यहाँ पर मायोपिया हो चुका है, जिसमें पर्टिकुलर पर्सन को दूर की चीजें नहीं दिखाई देती है। अब इसमें होता क्या है? इसमें बच्चा पार्टी हमारी जो इमेज है जो रेटिना पर बननी चाहिए वो रेटिना पर नहीं बनती है, और साथ ही साथ वो रेटिना से यहाँ पर पहले बन जाती। क्यों होता है? तो बताया, फोन चलाने की वजह से होता है, जिससे हमारी आंखों को बहुत ज्यादा आदत हो जाती है कि हमें सिर्फ पास की चीजें देखनी है, तो हम दूर की चीजें अच्छे तरीके से यहाँ पर नहीं देख पाते हैं। यहाँ पर हमारा आई बॉल कैसा हो जाता है? स्ट्रेच हो जाता है। अब अगर मैं बात करूँ कि ये हमारा नॉर्मल विजन था, ये हमारा मायोपिक आई थी, तो अब इसको हम लोग किस तरीके से यहाँ पर ठीक कर सकते हैं? अब देखो यार, हमारी ना सिर्फ और सिर्फ इमेज यहाँ तक बन रही है और हमें इमेज बनाना है रेटिना पर, तो मैं क्या कर सकती हूँ? कौन सा लेंस लगाऊं तो ये ठीक हो जाएगा? अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं कॉनकेव लेंस, जो कि कॉनकेव लेंस क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस होता है, जो रेस को पीछे फैला देता है, डाइवर्ज कर दे। मुझे क्या चाहिए? मेरी इमेज अभी यहाँ तक बन रही थी, तो मुझे पीछे खींचना है, डाइवर्ज करना है ना। और यहाँ पर अगर मैं कॉनकेव लेंस लगा देती हूँ तो मेरी इमेज परफेक्टली यहाँ पर रेटिना पर यहाँ पर बन जाएगी। किसी इंसान को मायोपिया हुआ है तो उसके लिए यहाँ पर करेक्शन में हम लोग कॉनकेव लेंस यहाँ पर फिट आउट करें। अब मैं बात करती हूँ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जस्ट अपोजिट ऑफ मायोपिया, जिसमें क्या होता है कि आप लोगों को पास की चीजें नहीं दिखती बट दूर की चीजें दिखती है। जैसे हमारे पेरेंट्स को हमेशा न्यूज़पेपर नहीं दिखता है, न्यूज़पेपर में जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं वो नहीं दिखते। इसका मतलब पास की चीजें नहीं दिख रही बट दूर की चीजें दिख जाती है। इमेज रेटिना पर बनती है एक नॉर्मल आई की, इसमें जब हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है तो हमारी इमेज रेटिना से पीछे बनने लग जाती है। अब ये होता क्यों है? क्योंकि फोकल लेंथ हमारी आई की बहुत ज्यादा हो जाती है और साथ ही साथ हमारा आई बॉल बहुत छोटा हो चुका होता है। ठीक है, ये दो मेन कॉज है हमारे हाइपरमेट्रोपिया। अगर बच्चा पार्टी बात करते हैं कि आप हाइपरमेट्रोपिया में हमारे रेटिना से पीछे इमेज बन रही होती, तब हमें इमेज को आगे बनाना पड़ेगा, रेटिना पर बनाना पड़ेगा। तब हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छा, कौन सा ऐसा लेंस होता है जो चीजों को, जो रेस को हमारी कन्वर्ट कर देता है? तो आप लोग को पता है अच्छे तरीके से, वो होता है हमारा कॉनकेव लेंस। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? अब रेटिना पर इमेज बनाने के लिए वो होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चा पार्टी? कॉन्वेक्स लेंस को लगा देंगे कि जो हमारी रेस को कन्वर्ज कर दे, हमारी लाइट फोकस कर दे रेटिना पर। तो हमारी आईज में ऑलरेडी इनबिल्ट होता है कॉन्वेक्स लेंस, और एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं जिसकी वजह से हमारी इमेज यहाँ पर रेटिना पर फॉर्म होने लग जाती। अब बच्चा पार्टी बात करते हैं एक और हमारा डिफेक्ट्स ऑफ विजन में होता है प्रेस बायोपिया, जो कि ओल्ड एज की वजह से होता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है दीदी? इसमें पर्सन को दूर का भी नहीं दिखाई देता है, साथ ही साथ उसको पास की चीजें भी अच्छे तरीके से यहाँ पर नहीं दिखाई देते। तो उसको क्या करना पड़ेगा? करेक्शन में कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा? तो आप अभी मन में सोच रहे होंगे कि दीदी उसको दोनों टाइप के लेंस यूज कर लेने चाहिए, कॉनकेव लेंस हो या फिर कॉन्वेक्स लेंस हो। बिल्कुल सही सोचा मेरी बच्चा पार्टी। इसमें हम लोग जो लेंस को यूज करते हैं उसको बोलते हैं बाइफोकल लेंस, मतलब जिसमें कॉनकेव भी होगा और कॉन्वेक्स लेंस भी होगा, जिसको दूर पास दोनों की चीजें नहीं दिखती है। चलिए बात करते हैं अब हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट की, कि हाँ जी, आइजैक न्यूटन साहब ने कहा था कि एक लाइट, अगर मैं व्हाइट लाइट को प्रिज्म में इस तरीके से डालता हूँ तो 7 लाइट्स में वो क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है। एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट इसको कहा जाता है। यार मुझे पता है तुम लोग के मन में क्या चल रहा होगा कि दीदी अगर मैं रेड लाइट को डालूं या फिर ब्लू लाइट को डालूं प्रिज्म में, ठीक है, 7 कलर्स में स्प्लिट होगा? तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। तुम्हारा दिमाग चलाना यहाँ पर बंद कर दो। अगर मैं किसी रेड लाइट को हमारे प्रिज्म पर डालती हूँ तो पहले वो क्या करती है? इस तरीके से वो गिरती है हमारे प्रिज्म पर, फिर वो
रिफ्रैक्ट होती है और फिर वो यहाँ से इस तरीके से इमर्जेंट होती है, ना कि वो 7 कलर्स में बिल्कुल स्प्लिट हो जाती है। और यहाँ पर हमें डिस्पर्शन नहीं, यहाँ पर रिफ्रैक्शन जरूर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मोनोक्रोमेटिक रे ही हम लोग को देखने को मिल रही। अगर मैंने इस तरीके से ब्लू लाइट के साथ किया होता तब भी हमें इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे देखने को मिलती, ना कि हमें 7 कलर्स देखने को मिलते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ व्हाइट लाइट के साथ पॉसिबल था। ये ऑलरेडी यार न्यूटन साहब ने करवा रखा था, ठीक है, तो हमें अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, इसको याद रख लेना, वही बहुत है। अब न्यूटन साहब ने सोचा कि यार इतना तो मैंने करवा ही लिया है, क्या मैं अगर 2 प्रिज्म रखूँ तो 7 कलर्स की जगह मुझे 14 कलर्स मिलेंगे। तो यार ये चीज़ें ना उनकी फेल हो चुकी थी, पर ऐसा नहीं हुआ। 7 कलर्स की जगह 14 कलर्स नहीं मिले, 7 की जगह 7 कलर्स ही उन लोगों को मिले जब उसने इस तरीके से 2 प्रिज्म को रखवाया था, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूटन साहब ने क्या करा, एक प्रिज्म को सीधा और दूसरे प्रिज्म को यहाँ पर उल्टा रख दिया, जिससे कि क्या हुआ, जब उन्होंने व्हाइट लाइट को फॉल किया प्रिज्म पर तब वहाँ पर 7 कलर्स दिखे, डिस्पर्शन शो हुआ और वो रिकम्बाइन होके वापस से सेकेंड प्रिज्म में से व्हाइट लाइट निकलती है एज अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर वापस से व्हाइट लाइट निकल गई, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेशन ऑफ अ प्रिज्म। तो ये आप लोग के जनरल एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूटन ने क्या क्या चीजें इन्वेंट की थी। बच्चों फटाफट से देखते हैं कि हमारा रेनबो कैसे बनता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो सकीना दीदी, इंद्रधनुष ऐसे बनता है कि जब हमारे इंद्र देवता धनुष चलाते हैं तब हमारे बादल में इंद्रधनुष दिखता है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? बिल्कुल ये मिथ है यार, ऐसा कुछ नहीं होता है। होता क्या है, साइंस की भाषा में बोले तो जब हमारी सनलाइट और रेनफॉल दोनों साथ में हो रहा होता है तब हमें रेनबो दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर 3 चीजें एक साथ होती है। अगर बोलूँ तो डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पर तीनों चीजें साथ में होती। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर हमारी रेन गो अवे हो रही थी, यहाँ पर हमारा सूरज देवता बैठे हुए हैं। तो यहाँ से मेरी सूरज की लाइट गिरी है हमारे रेन के ड्रॉपलेट पर। तो सबसे पहले मेरी यहाँ व्हाइट लाइट इस ड्रॉपलेट में एंटर हुई, वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई, तो मुझे डिस्पर्शन यहाँ पर देखने को मिला। सबसे पहली चीज, डिस्पर्शन देखने के बाद हमारे यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर ये बाहर निकल जाती। हमने इतनी चीजें सोची थी, पर भाई साहब नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लाइट ने यहाँ पर अंदर जाके इंटरनल रिफ्लेक्शन शो किया और देन ये रिफ्रैक्ट हुई। इसका मतलब क्या है कि इसने इंटरनल रिफ्लेक्शन ड्रॉपलेट के अंदर शो किया एंड साथ ही साथ बाहर निकलते समय यहाँ पर वो रिफ्रैक्ट हो चुकी थी। तो 3 फिनोमेना काम लग रहे हैं कि सबसे पहले जब लाइट एंटर हुई तो ये व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, देन वो लाइट हमारी इंटरनल रिफ्लेक्शन शो कर रही है और यहाँ देन वो रिफ्रैक्शन शो कर रही है। जब भी ये तीनों फिनोमेना होता है तब क्या होता है, हमें रेनबो दिखाई देता है क्लाउड्स के अंदर। और ये इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए हमारी 2 कंडीशंस काफी ज्यादा जरूरी होती है। पहली कंडीशन की लाइट हमारी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही हो, तो वैसा ही हुआ, लाइट डेंसर मीडियम से हमारी रेयर मीडियम में ट्रेवल करे। दूसरी चीज कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए दूसरी कंडीशन कौन सी जरूरी है कि जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 90 डिग्री और उससे बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होना चाहिए हमारा एक्यूट एंगल से। तो ये 2 चीजें सेटिस्फाइड होनी चाहिए हमारे इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। तीनों फिनोमेना जब सेटिस्फाइड होते हैं तब हमारे यहाँ पर फॉर्म होता है रेनबो। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं बच्चा पार्टी की स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, लाइट किस तरीके से स्कैटर करती है और इसके कुछ एप्लीकेशन भी हम लोग को पढ़ना है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो लाइट हमारी सनलाइट से यहाँ पर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आती है। तो आप लोग को पता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट है। आप लोग का CO2 हो गया, आप लोग का N2 हो गया, O2 हो गया, काफी सारे गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट है। क्या होता है बच्चा बेटी, ये गैस पार्टिकल्स हमारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड क्या करते हैं, उसको फिर डिफरेंट डायरेक्शन में फेंक कर देते हैं, मतलब रीडायरेक्ट करके उसको यहाँ पर यहाँ वहाँ कहीं भी फेंक देते हैं और उसी से हम लोग को क्या शो हो जाती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमें यहाँ पर शो होने लग जाती है। हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से इसका एप्लीकेशन होता है थंडर इफेक्ट। इसका मतलब क्या, जब हमारा लाइट स्कैटर होते हुए दिखाई देता है हम लोग को, तो आप लोग को पता है हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स के अंदर में जब कोई एक लाइट इंटर होती है तब आप लोग का क्या शो हो रहा होगा, यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट यहाँ पर शो हो रहा होगा। सबसे पहले बात करूं कि कोई डस्ट वाला रूम देखा होगा आप लोगों ने कि वहां पर अगर लाइट आती है तो किस तरीके से स्कैटर दिखता है हम लोग को, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यहाँ हो रही। तो अगर तुम्हारे रूम में ऐसा कुछ हो रहा है तो साफ सफाई घर पर जाके फटाफट से कर लेना। और हमारे यहाँ स्मोक वाला रूम कोई होता है तो उस तरीके से हम लोग को यहाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखती है। और साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ तो हमारे फॉरेस्ट में भी ये चीजें दिखाई देने लगती है, क्योंकि फॉरेस्ट में हमारे पास नमी होती है, हमारे पास फॉरेस्ट की जो एयर होती है उसमें थोड़ी सी हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती है, जिसके ऊपर अगर हमारी क्या होती है, सनलाइट गिरती है तो वहाँ पर स्कैटरिंग हमारी यहाँ पर शो होती है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो थिंडर इफेक्ट। यहाँ पर तुम लोगों ने समझा कि हमारी जितनी भी लाइट स्कैटर हो रही है किस वजह से स्कैटर हो रही,
बट किस तरीके से स्कैटर हो रही ये हम लोग को अभी भी नहीं पता है। तो किस तरीके से स्कैटर हो रही बच्चा पार्टी, मतलब ये कौन सा कलर स्कैटर करेगी, कौन सा कलर स्कैटरिंग होने के बाद हमें दिखाई देगा, तो ये जानते हैं। जितने भी हमारे बहुत छोटी छोटी पार्टिकल्स होती है ये स्कैटर होने के बाद हम लोग को ब्लू कलर के दिखेंगे, बिकॉज ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। अगर मैं बात करूँ कोई मीडियम साइज के पार्टिकल है ये स्कैटर होने के बाद हमें रेड कलर देंगे, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। और कोई बहुत बड़े पार्टिकल्स है तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर व्हाइट कलर बिल्कुल शो कर रहे होंगे। एक चीज मैं आप लोग को और बताऊं, जितने भी हमें अर्थ में पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए हमारी स्काई का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, क्योंकि बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स हमारे स्काई में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्काई का कलर ब्लू दिखता है। बिकॉज ब्लू कलर की सबसे ज्यादा शॉर्टर वेवलेंथ होती है और ये क्या करता है, स्कैटर करता है अपने आप को। अब बात करते हैं बच्चा पार्टी, व्हाई डू सन अपीयर्स मोर रेडिश ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट। सन सबसे ज्यादा रेडिश क्यों दिखता है सनराइज और सनसेट पे? आप समझो ये हमारी अर्थ है और ये हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है। अब हमारा यहाँ पर मान लेते हैं कि सनसेट के टाइम पर हमारा सूरज यहाँ पर प्रेजेंट है और आप लोग यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब क्या होता है, हमारा विबग्योर में आप लोग को पता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होता है। अब मैं बात करूँ जो वॉयलेट कलर होता है ना पूरी तरीके से स्कैटर हो जाता है। इसका मतलब क्या, जैसे अगर मेरे पास एक पानी का ग्लास है, अगर उसमें मैं नमक डाल देती हूँ तो नमक क्या होता है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते ना कि नमक कहाँ गया, हम देख नहीं पाते। इसी तरीके से फुल्ली स्कैटर हो जाता है और हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। वैसे ही बात करूँ तो इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज ये सारे बहुत अच्छे तरीके से स्कैटर कर पाते, हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाते। बट अगर मैं बात करूँ रेड कलर की तो ये देखो हम मेरी आंखों के काफी ज्यादा पास आ गया रेड कलर, और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और ये सबसे ज्यादा स्कैटर करता है। और रिफ्रैक्शन के थ्रू हमारी आईज तक जो कलर पहुंचता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ रेड कलर, बिकॉज बाकी सारे कलर स्कैटर हो गए और जिसकी वजह से हम लोग को वो दिखे नहीं। अब मैं अगर बात करूं कि ये तो हुआ सनराइज और सनसेट के टाइम पर, बट जब हमारा सन आफ्टरनून के टाइम पर होता है 12 बजे के अप्रोक्स, तब हमें स्काई कैसा व्हाइट व्हाइट दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों? नून के टाइम पे हमारा सूरज हमारे सर के ऊपर आ जाता है, ये आप सभी लोगों ने सुना है। तो ये सूरज मेरे सर के ऊपर आ चुका है और यहाँ पर ये सबसे ज्यादा व्हाइट कलर को स्कैटर यहाँ पर करता है। अब यार ये सूरज से हमारे बीच में बहुत कम डिस्टेंस होती है आफ्टरनून के टाइम पर, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा व्हाइट कलर स्कैटर होता हुआ है आप लोग को दिखाई देता है। अगर मैं बात करूँ बच्चा पार्टी की, आप लोग के समटाइम्स क्या होता है, हम लोग की इवनिंग टाइम पर आप लोग को स्काई वापस ब्लू दिखने लग जाती। तो मैं बात करूँ कि सन हमारा यहाँ पर कहीं आ जाता है, उस टाइम पर क्या होता है बच्चा पार्टी, आप देखो अगर ये सन यहाँ आए और आप लोग कुछ यहाँ पर खड़े होंगे तो यहाँ पर आप लोग देखो कि आप लोग की आंखों तक यहाँ तक सिर्फ कलर पहुंच पा रहे होंगे। मतलब ये जो रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ये कलर्स नहीं पहुंच पा रहे होंगे। अगर मैं बात करूँ विबग्योर की, वॉयलेट कलर की, तो ये वॉयलेट कलर अगेन कंप्लीटली स्कैटर हो जाएगा, घुल जाएगा, ठीक है। अगर बात करूँ इंडिगो की तो ये भी कंप्लीटली स्कैटर हो जाएगा। जो मेरी आंखों तक रिफ्रेक्ट होकर कलर आ रहा होगा वो है यहाँ पर ये ब्लू कलर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से रिफ्रेक्ट होकर हमारे पास यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि ये ब्लू कलर क्या है, जिसकी बहुत शॉर्टर वेवलेंथ होती है और ये जल्दी स्कैटर हो जाता है। बाकी ये सारे कलर क्यों नहीं दिखे, क्योंकि यार ये कलर मुझसे काफी ज्यादा दूर थे। इवनिंग के टाइम पर ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होता हुआ हम लोग को दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। और अगर मैं मेरी पोजीशन और सन की पोजीशन की बात करूं तो सिर्फ हमें ब्लू कलर यहाँ पर स्कैटर होता हुआ दिखाई देता है। तो आगे बात करें कि सनराइज हमें 2 मिनट पहले क्यों दिखता है और सनसेट हमें 2 मिनट बाद तक भी क्यों दिखता है, इसके पीछे का रीजन हम लोग जानते हैं। बच्चा पार्टी आप लोग को पता है ये होरिजन है, मतलब क्या है, इसके नीचे सन डूब जाता है और होरिजन के ऊपर आने के बाद हम लोग क्या बोलते हैं कि सन उग गया है, ठीक है, सन राइज हो गया है, या फिर होरिजन के नीचे सन सेट हो चुका है। जब हमारा सूरज बच्चा पार्टी उगने में होता है वो होरिजन के ऊपर तक नहीं आता, बट इसकी रोशनी, इसकी लाइट हमारी चारों तरफ फैलने लग जाती। जरूरी तो नहीं है ना, हमारे लिए रात है तो दूसरों के लिए भी रात ही होगी, कहीं और तो दिन चल रहा होगा ना। तो यहाँ पर सूरज की रोशनी इस तरीके से यहाँ पर बच्चा पार्टी फैलने लग जाती है और रिफ्रैक्शन के कारण ये सूरज की रोशनी मेरी आंखों तक चली जाती है। अब मैं क्या करती हूँ, ये सूरज की रोशनी मेरे पास जहां से आ रही है मैं उसको प्रोजेक्ट बैक करके यहाँ पर इस तरीके से मान लेती हूँ कि ये मेरे पास पोजीशन होगी सन की, बट एक्चुअल में सन तो अभी तक राइज ही नहीं हुआ। इसकी सनलाइट की वजह से हम लोग ये मान रहे हैं इसको प्रोजेक्ट बैक करके कि सन की पोजीशन ये हो सकती है, ठीक है। सनराइज की वजह से हमारे पास ये हो रहा है। सेम चीज यही है सनसेट के टाइम पर भी, जब सन यहाँ होरिजन से नीचे जा चुका होता है बट उसकी रोशनी के कारण हम लोग को ये लगता है कि अभी भी सन यहाँ पर होगा, ठीक है।
वो एक्चुअल में वहां पर नहीं प्रेजेंट होता है, इसीलिए हमेशा 2 मिनट पहले हमें सनराइज दिख जाता है और 2 मिनट बाद तक भी हम लोग को सनसेट यहाँ पर दिखाई देता है। तो बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और साथ ही साथ उसकी सनलाइट की वजह से हम लोग को ये चीजें दिखती है। तो यहाँ पर आप लोग इसका आंसर अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट डू नॉट। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ, स्टार्स हमसे काफी ज्यादा दूर प्रेजेंट होते हैं बच्चा पार्टी। हम लोग को जो दिखाई देता है वो उसकी एक अपेरेंट इमेज यहाँ पर हम लोग को दिखाई देती है। एक चीज यहाँ समझो कि आप लोग की अर्थ रिवॉल्व करती है, ठीक है, घूम रही होती है, उसके साथ साथ हमारा एटमॉस्फेयर भी घूम रहा होता है। हम लोग ने माना जहां से हम लोग को सबसे पहले स्टार की लाइट आई थी तो वहां पर यहाँ इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन यहाँ पर गैस प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब बात करूं ये सन, अब बात करूं तो अर्थ घूम रहा है, अर्थ के साथ एटमॉस्फेयर भी घूम रहा है, तो ये घूमने के बाद इनकी पोजीशंस चेंज हो गई, ठीक है, मतलब रिफ्रैक्शन भी चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज हो गई, ठीक है। अब मीडियम चेंज हुआ तो रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा। अब ये स्लाइडली इस तरीके से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, इसीलिए हम लोग को क्या लगता है कि स्टार्स जो है वो ट्विंकल कर रहे हैं। या फिर आप लोग ये मान सकते हैं कि जैसे ही ये हमारे स्टार की लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर होना चालू होती है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से कहीं जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, कहीं डेंसिटी ज़्यादा, कहीं कम होती है। इसी वजह से हमें बहुत बार अलग अलग टाइप का रिफ्रैक्शन दिखता है, इसीलिए स्टार्स हमें ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं, पर वो एक्चुअल में ट्विंकल नहीं करते। बट अगर मैं बात करूं कि प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हुए नजर आते हैं, तो प्लैनेट्स हमसे ज़्यादा दूर नहीं होते जितने हमारे पास स्टार्स हमसे दूर होते हैं। बच्चा पार्टी यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है समाप्त और इस पूरे इंटायर चैप्टर को हम लोग अंडर 30 मिनट्स कंप्लीट कर लिए। अगर आप लोग को इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए हो तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे ऑन माय चैनल ड्रीम्स लर्निंग, जहां पर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। साथ ही साथ अंडर 30 मिनट्स में मैंने और भी काफी सारे वन शॉट्स कंप्लीट करवा रखे आप लोग के हाफ ईयरली एंड फॉर योर बोर्ड एग्जाम, तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आप लोग को डाल दूंगी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।